अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। सेनेटर मुश्ताक के भाई को किसने कत्ल किया? सजाए मौत के कैदी की मरने से पहले अनोखी ख्वाहिश। 48 साल बाद एक सहाफ़ी के कत्ल का सुराग मिल गया। नाजरीन, ये हैं हमारी आज की हेडलाइंस। आज के प्रोग्राम में कोई सियासी टॉपिक नहीं है, लेकिन ये जो तीनों टॉपिक हैं, एक तो बड़े अफसोसनाक भी हैं, आपको इसमें बड़ी सैडनेस का एलिमेंट भी नज़र आएगा, और साथ बहुत जो है मालूमाती किस्म के हैं, तो लिहाजा आपने इनको ध्यान से सुनना है, ये आप इनको सियासी टॉपिक ना समझें। तो सेनेटर मुश्ताक जो है, उनके भाई के कत्ल से इनके बात का आगाज़ करते हैं। उनके भाई का आज मर्डर हुआ, और जो कत्ल करने वाला है उसके बारे में इतलात ये हैं कि वो इटली पलट है, यानी कि उधर से वापस आया है, और बल्कि उधर से आप समझें कि डिपोर्ट हुआ है। और डिपोर्ट किस चीज़ पर हुआ है? कोई ड्रग अब्यूज़ के हवाले से, कि कोई नशे का इस्तेमाल करता था, और जब इधर आया तो इधर उसने पहले उसने कोई आइस का नशा किया हुआ था, और मैथ का नशा किया हुआ था, और पहले उसने अपने बाप को कत्ल किया है, और फिर जो सेनेटर मुश्ताक के भाई हैं उनके बारे में ये बात आती है कि वो उनको छुड़ाने गए, तो उनको भी मार दिया गया। दो तरह की को बातें चल रही हैं, किया है कि वो इनके घर में घुस गया और आके इनका भी मर्डर किया, लेकिन जो बाद में इतलात आई वो ये थी कि ये उनको छुड़ाने गए तो इनके जो भाई हैं सेनेटर मुश्ताक के, उनको भी उसने मर्डर कर दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक है, और ये नशे का इस्तेमाल ये बड़ा डेंजरस होता जा रहा है। आजकल आपने सुना होगा कि जिस तरह ये मोबाइल छीनने वाले, ये जो इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी कई लोगों को गोली मार के चले जाते हैं। मैं ख़ुद एक विक्टिम हूँ उस लिहाज से कि मेरा भी मोबाइल छिन गया था। तो मेरी एक उस टाइम एक पुलिस वाले से बात हो रही थी, तो मैंने उसको पूछा कि ये कौन लोग हैं और ये कैसे करते हैं। तो उसने जो मुझे एक बात बताई, जो कि एक बड़ी हैरान कुन थी और बड़ी परेशान कुन भी थी, वो ये था, उन्होंने कहा जी कि हमने एक बंदे को पकड़ा, और पता हमें ये चला कि ये जब इस तरह के मामलात पे निकलते हैं, वारदात पे, तो उस दौरान ये कोई आइस का नशा भी करते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा अपने आप को बोल्ड भी फील करते हैं, और दे आर नॉट इन देयर सेंसेस। तो एक तो मैं वैसे जब भी मेरा कोई जानने वाला या मेरे जानने वाले का कोई जानने वाला मुझे ये बताता है कि उससे मोबाइल छिन गया, मैं कहता हूँ कि इस पे अफसोस ना करो, तुम शुक्र अदा करो कि तुम्हारी अपनी ज़िंदगी बच गई है। क्योंकि ये लोग जो हैं, जब भी इनके साथ कोई मुज़ामत करता है तो ये उसको मार देते हैं। मेरे साथ जब ये वाक़या हुआ, मेरा मोबाइल छिना, मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा अफसोस भी था। मेरा आईफ़ोन था, i14 उस टाइम, तो वो छीन के ले गए। लेकिन ये है कि मुझे उस दौरान पता चला, मेरा एक और जो विक्टिम है उसका और मेरा एक कॉमन फ्रेंड था, उसके ज़रिए मुझे पता चला विक्टिम के बारे में कि उसने मज़ामत की, और वो पीर वदाई वाला रोड था, यानी कि चलता फिरता, यानी कि वो एक बड़ा आबाद रोड जो है उस पर वारदात हुई। तो वो उसकी गाड़ी के करीब आए, तो वो कहीं फ़ोन सुन रहा था, तो वो वापस चल पड़ा। उन्होंने उसको फायर किया, और 5-6 उस पर फायर किए। वो बेचारा कोई 2 महीने हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर पर रहा। उस दौरान उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती गईं, और फाइनली उसकी डेथ हो गई। अभी रिसेंटली मेरे एक बहुत ही करीबी अज़ीज़ दोस्त, उसके वालिद और उसके बहनोई, उन पर, यानी कि वो मोबाइल की जो ये छीनने वाले हैं, उन्होंने उस पर फायरिंग की है, और दोनों बड़ा बुरी तरह ज़ख्मी हुए। दोनों को 4-4 गोलियां लगीं। तो एक तो ये जो नशे वाला मामला है, ये बहुत डेंजरस होता जा रहा है। इससे हमारी जो आने वाली नस्ल है, ये भी महफूज नहीं है। अच्छा, दूसरा इसमें जो सोशल मीडिया का रोल है, ये, यानी कि ये जो है ना, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा। मैं अभी कुछ दिन पहले एक और ख़बर पढ़ी कि लोग कितने इनटॉलरेंट भी हो गए हैं, कि पेशावर के करीब एक जगह पे व्हाट्सएप एडमन को कत्ल कर दिया गया, गोली मार के उसको कत्ल कर दिया गया। और मामला किधर से शुरू हुआ कि एडमन जो है, उसने एक बंदे को ग्रुप से निकाला। अब उसके पीछे क्या मामला चल रहा था ग्रुप में, क्या कंट्रोवर्सी चल रही थी, मुझे इसका नहीं आइडिया, लेकिन उधर से मामला शुरू हुआ, और उसने उस पर बड़ा ऑफेंड हुआ। उसने कहा कि मेरी बड़ी इंसल्ट हुई है। फिर उनकी सुलह भी कराई गई, लेकिन जो ही वो सुलह से वो उस जो जरगे से निकले, उसके बाद उसने दोबारा उनको फॉलो किया, और वो दोनों भाई थे, और जाके एक को उसने गोली मार दी, जो कि व्हाट्सएप का एडमिन था। आज की जो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं कि दो टिक टॉकर्स रावलपिंडी में, एक का नाम है अबरार और दूसरे का नाम है शमशीर। वो टिकटॉक पे एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, यानी कि एक दूसरे के बारे में
रिकॉर्डिंग करके गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए वो रिकॉर्डिंग करते थे। रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे हैं कि एक जो है वो दूसरे के घर के सामने गया है, साथ वीडियो बनाई है, उसको गाली दे रहा है और बता रहा है जी कि मैं तुम्हारे घर के सामने आया हुआ हूँ, अब बताओ तुमने क्या करना है। अब जो जवाबन है वो भी कोई इस तरह से कर रहा है। और फाइनली उनमें से जो अबरार है, यानी कि उनमें से एक जो है उसने कुछ और साथियों के साथ मिलकर दूसरे पे जाके उसको फायरिंग की है। वो बड़ा शदीद ज़ख्मी है और वो हॉस्पिटलाइज हो गया है। तो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल और लोग, ये जो कंटेंट क्रिएटर नेशन पैदा हो गई है पूरी दुनिया में है, ये पाकिस्तान तक महदूद नहीं है मामला। यानी कि जो एक कंटेंट क्रिएशन है और इसमें जो लोगों का एक क्रेज़ है, और इस दौरान जो है वो इवन जो गाली देने के लिए भी वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं जी कि इस तरीके से मुझे रेटिंग अच्छी आ जाएगी, और वो मामला आगे बढ़ता बढ़ता किस लेवल तक चला जाता है, ये बहुत डेंजरस होता जा रहा है। अब एक तरफ तो हम ये भी बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगनी नहीं चाहिए, ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है। हुकूमत जो है यानी कि वो इन जराइम से ज़्यादा उनको अपनी फ़िक्र होती है कि हम, यानी कि हमारे बारे में कोई बात ना करे, उसके अलावा लोग की जान पहाड़ च यानी कि दफ़ा होने, यानी कि उनको इस चीज़ की परवाह नहीं होती। लेकिन साथ साथ ये है कि ये कितनी ज़्यादा खबासतें पैदा हो गई हैं, ड्रग्स और सोशल मीडिया, इसने आके ओवरऑल हमारे एक जो अमन को ख़तरे में डाल दिया, और दूसरा जो हमारी नई जनरेशन है ये एक नए रास्ते पर चल पड़ी है जो कि बहुत ही डेंजरस है। तो खैर ये है कि वो सेंटर मुश्ताक के भाई जो हैं, यानी कि उनका वो उसने नशे के इस्तेमाल के बाद अंडर इन्फ्लुएंस आके उनका कत्ल कर दिया, अपने वालिद का भी कत्ल कर दिया। अब वो बाद में रोता रहेगा जेल में। और बाकी ये देख लें कि जो सोशल मीडिया है, यानी कि उधर क्या मामला चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे, लेकिन हमारी दुआएं करने से सिर्फ मामला ठीक नहीं होगा जब तक हम इसके लिए कोई दुआ का बंदोबस्त नहीं करेंगे, कोई इसके लिए हल तलाश नहीं करेंगे। नाजरीन, अगला जो हमारा टॉपिक है वो सज़ाए मौत के एक कैदी के हवाले से है। उसने बड़ी अनोखी ख्वाहिश का इजहार किया। उसके साथ हुआ क्या, कैदी के साथ उसको कैसे मारा गया, उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन उसने मरने से पहले जिस ख्वाहिश का इजहार किया वो ये थी कि मैं KFC खाना चाहता हूँ। तो उसके लिए कोई KFC चिकन के कोई 4 पीस लाए गए, साथ उसके लिए कोई जो पोटैटोज़ हैं वो लेकर आए, बिस्किट लेकर आए, चीज़ केक लेकर आए और चाय लेकर आए, और वो पिया। और उसने कुछ वो ये भी चाह रहा था जी कि मैं कोई आगे बाकी लोगों में भी तकसीम करूं, जो बाकी जो डेथ रो पर हैं, इनके जो सज़ाए मौत के बाकी कैदी हैं। खैर ये तो इतना था कि जिसमें वो खुद ही खा सकता था। दूसरा ये है कि उसको फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए, फायरिंग स्क्वाड ने मारा, उसको कत्ल किया। अब ये बड़ी एक हैरान कुन एक तरीका है एक सज़ाए मौत के कैदी को मारने का, और ये किसी और जगह पर नहीं हुआ, ये किसी अफ्रीका के मुल्क में नहीं हुआ, ये कहीं लैटिन अमेरिका में नहीं हुआ, ये अमेरिका के अंदर हुआ है। अमेरिका की रियासत नॉर्थ कैरोलिना में हुआ है। और उधर ये वाक़या, अब जो है इनके अमेरिका की जो रियासतें हैं उधर के भी अलग अलग से कवानीन हैं। अब उनकी जो रियासत है जो नॉर्थ कैरोलिना है, उसमें यह है कि 3 तरह से आप एक सज़ाए मौत के कैदी को मौत के घाट उतार सकते हैं। एक ये है कि उसको फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए कत्ल किया जाए, मारा जाए। दूसरा ये है कि उसको लीथल इंजेक्शन दिया जाए। तीसरा ये है कि उसको इलेक्ट्रिक चेयर पर उसका, यानी कि उसको झटके देकर उसको कत्ल किया जाए। साथ उनके कानून में ये भी एक प्रोविज़न है कि इन तीनों ऑप्शन में से कैदी जो चाहेगा वो उसके साथ कर दिया जाएगा। अब कैदी ने ख्वाहिश का इजहार किया कि उसको फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए कत्ल किया जाए। अब इस पे इल्ज़ाम, यानी कि इस पे सज़ा किस चीज़ की हुई, बेसिकली इसकी कोई अपनी एक वाइफ थी या गर्लफ्रेंड थी, उसके वालदैन को पहले उसके साथ इसका कोई नाराज़गी हुई, वो रूठ के घर चली गई। फिर इसने उसके वालदैन को जाकर कत्ल किया। इसके पास कोई बैट वगैरह था, और दोनों को उनके पीछे जा के, तो यानी बुज़ुर्ग थे, और उनको उनके ऊपर बड़ा तशद्दुद किया, उनका कत्ल कर दिया। उस सिलसिले में इसको सज़ा हुई थी। इसका जो मर्डर इसने किया ये गालबन 2002 में हुआ था, और अभी जाकर उसको सज़ा हुई जब उसकी तमाम अपीलें वगैरह भी मुस्तरद हो गई। अब यह है कि इसने ख्वाहिश का इजहार क्यों किया कि उधर ये भी था जी कि एक खौफ पाया जाता था जी कि लीथल इंजेक्शन में जो दवाई इस्तेमाल होती है बाज़ का वो फौरी तौर पे असर नहीं करती, या ये है कि वो ज़्यादा पेनफुल मौत है। तो उसने अपनी तरफ से समझा कि मुझे इस फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए कत्ल किया जाए। अब जो है जो कत्ल हुआ है ये काफ़ी सालों बाद हुआ है उधर, यानी फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए जो कत्ल हुआ है, मेरे ख्याल लास्ट जो है वो 2010 में किसी एक और रियासत में हुआ था।
इस कत्ल में साथ लॉ में एक ये भी प्रोविज़न है कि उधर लोग एक बुलेट प्रूफ शीशे से एक फ़ासले से उनको देख भी सकते हैं। तो उधर जो है वो जर्नलिस्ट भी गए हुए थे और उन्होंने इस सारे कत्ल को होते देखा। फिर दूसरा ये है कि उधर शाम के टाइम कत्ल होता है, ये या सज़ा दी जाती है। इस तरह हमारे यहाँ ना जैसे सुबह के टाइम होता है, उधर शाम के टाइम होता है। तो शाम 6:01 पर जो है वो पर्दा हटा दिया जाता है। फिर 6:05 पर जो है वो जो फायरिंग स्क्वाड है, 3 लोग थे जिन्होंने उस पर फायर किया। अब जब वो फायर करते हैं तो जब वो जो आई विटनेस हैं, जो लोग देख सकते हैं, वो उन मारने वालों को नहीं देख सकते। ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है कि कोई बाद में गुस्से में आके इनको कत्ल ना कर दिया जाए। अब ये है कि वो इस ड्यूटी पर हैं और एक तरह से कोई लोग वॉलंटियर करते हैं, क्योंकि एक फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए मारना एक रूटीन है नहीं, जिसकी वजह से उनके पास बाकायदा को फायरिंग स्क्वाड है नहीं। तो कुछ लोग वॉलंटियर करते हैं जी कि हम जो है, या इनके को उनको पूछते हैं तो वो कहते हैं जी अच्छा जी हम कर देंगे। तो वो उस पर मैं फिर कोई जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने वो आई विटनेस किया, जिन्होंने जाके देखा, उनका मैं पढ़ रहा था कि वो ख़ुद एक ट्रॉमा का शिकार हुए कि जिस अंदाज में हुआ है, जो ब्रूटैलिटी है, एक चीज़ें सुनना और दूसरा उनको जाके विटनेस करना, ये 2 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। तो उधर एपी न्यूज़ का एक जर्नलिस्ट था, उसने अपना आके कोई एक तफसीली ऐसे भी इस पर लिखा कि वो कितना एक पेनफुल और ब्रूटल किस्म का एक एक्सपीरियंस होता है। मैं ख़ुद एक दफ़ा यानी कि मैंने कोई वीडियो देखी कि जिसमें स्लॉटरिंग हो रही है, जिस तरह मिलिटेंट्स लोगों को मार रहे होते हैं। तो मैं अल्लाह माफ़ फरमाए यानी कि मैं यानी कि इतना मैं अपसेट रहा कोई एटलीस्ट मैं 24 घंटे। और फिर यानी कि उसके बाद मैंने तौबा की कि मुझे अगर कोई बता दे कि इधर कोई इस तरह की वीडियो, तो मैं तो नहीं देख सकता। तो खैर ये है कि मुझे तो इसमें विजडम भी नज़र नहीं आ रहा कि वो जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्यों भेजा था कि ये आकर जो है इस पर आर्टिकल अच्छा लिखेंगे, या उनके पीछे क्या एक सोच थी कि वो ज़्यादा कन्विंस होंगे कि ये फायरिंग स्क्वाड का जो एक तरीका है इसको ख़त्म कराया जाए, और वो जो जर्नलिस्ट हैं जो ख़ुद आई विटनेस करेंगे वो ज़्यादा इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनीवे, लेकिन ये है कि ये एक बड़ी एक काबिल ज़िक्र मौत हुई है उधर, यानी एक मौत के घाट उतारा गया है एक सज़ाए मौत के कैदी को। अब जो आखिरी हमारा टॉपिक है वो ये है कि 48 साल बाद एक सहाफ़ी के कत्ल का सुराग मिल गया। नाजरीन, ये बड़ी ही एक दिलचस्प कहानी है। बड़ी जैसे एक आप समझें कि जैसे आप में से कोई लोग जो है स्पाई नावल पढ़ते हों। ये कहानी का आगाज़ दिसंबर 1977 में होता है। दिसंबर 1977 में एक जर्नलिस्ट है जो कि संडे टाइम्स यूके का न्यूज़पेपर है, उसका चीफ़ फ़ॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट के जो उनके बैरून मुल्क रिपोर्टर होते हैं उनका सब का वो चीफ़ रिपोर्टर है, आप समझ लें। उसका नाम है डेविड हॉल्डन। डेविड हॉल्डन उधर काहिरा में उतरता है। वो कहीं मिडल ईस्ट का कॉरेस्पॉन्डेंट था या मिडल ईस्ट में कर रहा था उस टाइम। कोई जो मिस्र है और इसराइल के दरमियान कोई एक या अरब मालिक के दरमियान कोई एक पीस अकार्ड भी होने जा रहा था, तो वो उधर उतरता है और यानी कि उधर वो कोई एक समिट होनी होती है काहिरा में। तो वो उधर पहुंचता है और एयरपोर्ट से जब वो होटल की तरफ पहुंचता है तो उस रास्ते में उसका मर्डर कर दिया जाता है। और कुछ 3 दिन बाद उसकी लाश जो है वो मॉर्चरी से मिलती है और न्यूज़पेपर को पता चलता है कि ये हुआ है। न्यूज़पेपर इस पे बड़ा अपसेट होता है डेफिनेटली। जिनका एक साथी जाता है तो वो उसके बारे में परेशान होते हैं कि ये क्या मामला क्या हुआ। और उस टाइम फिर उनका एक जो एडिटर था उसका नाम था हैरल्ड इवंस। वो एक टीम को डिप्यूट करता है, कुछ 6 रिपोर्टर्स को। कोई 2 अमान में जाते हैं, कोई 2 इसराइल में जाते हैं, कोई 2 मिस्र में जाते हैं, कि जो मुख्तलिफ़ जगहों पर जिधर वो ज़्यादा पोस्टेड था या जिधर वो ट्रैवल कर रहा था, या लास्ट टाइम जो उसने अपने न्यूज़पेपर को बताया था कि मैं फ़लाँ जगह पर हूँ, तो वो उसको जाकर देखें। अब उनका एक ये स्टार रिपोर्टर था। स्टार रिपोर्टर इस सेंस में 1954 में इसने रिपोर्टिंग का आगाज़ किया। उससे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा। 1954 में रिपोर्टिंग का आगाज़ किया। कुछ देर के बाद ही वो फ़ॉरेन असाइनमेंट्स पे चल पड़ा। उसको वाशिंगटन में रहा, ये जो अफ्रीका में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट में। तो ओवरऑल जो बड़े उस टाइम के इवेंटफुल किस्म की रिपोर्टिंग की, जो बड़े बड़े वाक़यात हैं उन पर रिपोर्टिंग की। उसको एक जो ख़ास इम्तियाज़ हासिल था वो ये था कि वो एक जो बड़ा वाक़या होने वाला होता था वो उधर पहले मौजूद होता था। कि मसलन अगर किसी जगह अफ्रीका में किसी जगह पे कोई मिलिट्री कू हो गया तो वो उसके नॉलेज में होता था, या
ही वाज द फर्स्ट टू रिपोर्ट अबाउट इट। जो बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी 70 की दहाई में या 60 की दहाई में, उनको वो रिपोर्ट कर रहा होता था। तो उस लिहाज से जो उसका मर्डर है वो एक उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस था, और वो इसको जानना चाहते थे। उसकी एक और हुसूसियत ये निकली जो बाद में उनको पता चला कि वो बाज़ औक़ात एक टाइम पर उन्हें लगता है जैसे दो दो जगह पर मौजूद है, या एक दिन में दो दो जगह वो ट्रैवल कर रहा होता है। तो इस लिहाज से वो कई दफ़ा उसके बारे में सस्पिशियस भी हो जाते हैं कि ये मामला क्या है, कि क्या ये सिर्फ रिपोर्टर है या कि रिपोर्टर से बढ़कर कोई चीज़ है। तो उस टाइम से उसकी इन्वेस्टिगेशन वो चल रहे थे कि इसके मर्डर को हमने सॉल्व करना है कि ये किस तरीके से हुआ। उन्होंने CIA की फ़ाइल्स जो हैं वो भी खुलवाने की कोशिश की, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट जो हैं वो भी फ़ाइल की। CIA जो है वो भी कोई कोऑपरेट नहीं कर रही थी। वो चाह रहे थे जी कि इन पर केस भी किया जाए कि ये इन्होंने जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है ये हमें बताएं, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। CIA इस तरह को कोऑपरेट नहीं कर रही थी। लेकिन यह है कि जो उनका एडिटर था हैरल्ड इवंस, वो इनके ये उसके ज़हन में उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन गया कि हमने इस मर्डर को सॉल्व करना है। 2021-22 की बात है कि उसकी डेथ हुई, और उसके बाद उसके जो दो एक रिपोर्टर थे जो कि उसके साथ काम करते थे, और उनमें से एक जो है यानी कि जो उसका बड़ा करीबी रिपोर्टर था, उसका नाम था पीटर गिलमैन। तो पीटर को उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो एक मुझे रिग्रेट है वो ये है कि हम इस मर्डर को सॉल्व नहीं कर सके। अब पीटर का आगे एक स्टूडेंट था, शागिर्द रिपोर्टर था। तो जब हैरल्ड एवंस की डेथ हुई तो जो उसका शागिर्द रिपोर्टर है उसने क्या किया, उसने एक ईमेल की, और वो ईमेल उसने पीटर को की। पीटर को ईमेल में उसने यानी कि उसके जो हैरल्ड की डेथ का, हैरल्ड आपको कह लेंगे, उसको हैरी कहते थे, हैरी इवंस। तो हैरी की डेथ पर उसने अफसोस का इजहार किया। तो आगे जवाब में पीटर ने कहा कि उसने अपनी ज़िंदगी का ये दुख मुझे बयान किया था कि हम इस मर्डर को सॉल्व नहीं कर सके। इन दोनों ने ये मिशन के तौर पे अडॉप्ट कर लिया, पीटर और उसका जो शागिर्द रिपोर्टर है, इन दोनों ने इसको मिशन के तौर पे अडॉप्ट कर लिया कि हम इसको करेंगे। उसमें फिर उन्होंने जो मुख्तलिफ थ्योरीज़ पर काम किया, उसमें ये था कि क्या ये कोई एजेंसीज़ के साथ कनेक्टेड है, कि जिस तरह इसको एक वक्त से पहले इसके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती हैं, जो बड़े बड़े दुनिया भर में इवेंटफुल किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं, तो ये अक्सर इसको पहले नॉलेज में होता है कि कोई चीज़ होने वाली है और उधर जाके रिपोर्ट कर रहा होता है। बाकी अखबारात जो हैं वो पीट रहे होते हैं कि यार हम पीछे रह गए, इसने ब्रेकिंग न्यूज़ उसने संडे टाइम्स में चल रही है। तो वो इस थ्योरी पे काम करते हैं कि क्या ये MI6 का एजेंट है, क्योंकि इन्हें कि वो जब कैम्ब्रिज में था तो इन्होंने कहा कि क्या ये उस टाइम MI6 के साथ ही अटैच हो गया था, या ये है कि जब ये वाशिंगटन में रहा तो ये CIA के साथ था, या ये है कि जब ये उधर मिडल ईस्ट में था तो KGB जो जो एक रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके साथ था। ये एक टाइम था कि जब जो मिस्र है ये भी एक उनके रशिया सोवियत यूनियन के ब्लॉक में था, तो लिहाजा उधर जो है KGB का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। वो इस थ्योरी पर काम करना शुरू हो गए और ये सिलसिला चलता रहा और उन्हें मुतज़ाद किस्म की इतलात मिलती गई। अब यह है कि इनका ये मफरूज़ा किसी हद तक काफ़ी हद तक क्लियर हो गया कि ये किसी ना किसी एजेंसी के साथ है, लेकिन उनको ये नहीं आइडिया हो रहा था कि ये किन के साथ है। फाइनली जो उन्हें एक पता चला, जो आगे फर्दर उस पर जब उन्होंने काम किया तो उसमें उन्हें पता चला कि बेसिकली ये दो एजेंसीज़ के साथ काम कर रहा था, एक CIA थी और दूसरा KGB, यानी कि एक तरह से डबल एजेंट था। और इसका भी उन्हें अंदाज़ा इस तरह से हुआ कि जो मुख्तलिफ़ टाइम पर उसने मुख्तलिफ़ लोगों के साथ बातें की हुई थी, यानी कि ये उन सब को ट्रेस कर रहे थे, बाकी सब लोगों के साथ मिल रहे थे कि जिनके साथ उसका राब्ता था, ताल्लुक़ था, ताकि वो एक तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके थाट प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकें। अब यह है कि उन्हें ये नहीं आइडिया हो रहा था कि इसका जो मर्डर हुआ है वो फिर फाइनली किसने किया, जो मिस्र में मर्डर हुआ वो किसने किया। अब जो इसका मर्डर हुआ इसके बारे में उन्हें पता चला कि बेसिकली जो ओवरऑल एक इलाके में एक शिफ्ट आई है कि जो मिस्र जो है, जो कि पहले सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में था, वो बाद में रशिया US के इन्फ्लुएंस में चला गया। जब वो US के इन्फ्लुएंस में चला गया तो उसके बाद वो उधर जो है CIA का असर रसूख ज़्यादा बढ़ गया, KGB का कम हो गया। लेकिन मिस्र वाले जो है उन्हें आइडिया था कि KGB जो खाद है, यानी कि उनका इस इलाके में कौन कौन से एजेंट है, तो मिस्र वाले जो है उनको इसके बारे में भी आइडिया था।
अब यह है कि ये उधर जाता नहीं था, मिस्र में जाता नहीं था। ये ज़्यादातर जो है वो इज़राइल और बाकी जगहों पे जाता था, लेकिन ये मिस्र में नहीं जाता था। और तकरीबन 3-4 साल नहीं गया, और वो इसका इतना शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि उस दौरान कोई इसके नाम से जो मिलते जुलते लोग हैं उनके बारे में वो गलत फहमी का भी शिकार हुए। एक दफ़ा एक और बंदा था जिसका नाम था डेविड हॉल्टन। वो कनाडा का जर्नलिस्ट था, और वो उधर गया, और उसको फ़ोन आया जी कि क्या डेविड हॉल्टन है। उसने कहा हाँ। उसने कहा जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। खैर ये है कि उसने कहा क्यों मिलना चाहते हो। खैर ये नहीं कि वो बंदा उससे मिला, लेकिन जब उसको पता चला कि ये डेविड हॉल्टन नहीं है, ये हॉल्टन है, यानी कि ये कोई और है, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब ये काफ़ी देर नहीं गया, लेकिन फाइनली उस टाइम को एक बहुत बड़ा एक हाई प्रोफाइल इवेंट था, तो इसने सोचा कि मैं जाकर कवर करूँगा। लेकिन ये जब गया तो चूंकि वो 4 साल से इसके इंतज़ार में थे, उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। अब इसका इन्हें कैसे पता चला? एक जर्नलिस्ट था जो कि बाद में एक मिनिस्टर बन गया, वो मिस्र का था। उसने कोई 2-3 लोगों से मुख्तलिफ से बात की। एक दफ़ा एक बीबीसी की कॉरेस्पॉन्डेंट थी, उसको भी शक था। उसने एक दफ़ा उससे बात की, उसने कहा कि मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ, वो डेविड हॉल्डन की कोलीग थी। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। है ये है कि वो लिफ्ट में बैठ गया। उसने कहा मुझे ये बताओ कि डेविड हॉल्डन को कत्ल किसने किया है। उसने कहा हमने, और उसके बाद लिफ्ट बंद हो गई। उसके बाद वो बीबीसी वाले को उससे ज़्यादा नहीं पता चला। फिर उसने कोई एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थी जिसके साथ उसका काफ़ी ताल्लुक़ था, वो मिस्र वाले का। उसने बाद में उसको बताया। उसने कहा जी कि उसको हमने मारा है, और वो खाद के साथ काम कर रहा था, और ये स्टेट का फ़ैसला था, तो प्लीज़ आप इसको फॉलो ना करें, नहीं तो आपकी अपनी जान जो है वो ख़तरे में हो सकती है। फिर बाद में उनका कोई पुलिस वाला था, कोई एक इन्वेस्टिगेटर, उसने भी ये बताया। उसने कहा जी कि उसको मिस्र ने कत्ल किया। तो ये जो फिर ये मुख्तलिफ टाइम पर किसी की बात उस मिनिस्टर से कोई 2016 में हुई, किसी की कोई 2018 में हुई, किसी की पुलिस वाले की। फिर फाइनली ये जो 3 गवाहान हैं कि जिन्होंने उनसे बात की थी, फिर फाइनली ये उन तक पहुंचने में कामयाब हो गए, और उसके बाद वो उन्होंने सॉल्व किया कि ये जो कत्ल है ये मिस्र ने किया। लेकिन उस दौरान जो है, यानी कि जब ये मर्डर हुआ, उस दौरान संडे टाइम्स पर और भी इंकशाफात हुए। उनको ये पता चला कि उनका जो फ़ॉरेन डेस्क है उस पर तो एक से ज़्यादा स्पाई हैं, यानी कि जो मुख्तलिफ एजेंसीज़ के लिए काम करते हैं। इवन जो इयन फ्लेमिंग का आपने नाम शायद सुना होगा, कि जो कि जेम्स बॉन्ड सीरीज़ के जिसने कोई नावल्स वगैरह भी लिखे, वो उस टाइम इनका फ़ॉरेन एडिटर होता था, और उसके एजेंसीज़ के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात होते थे। तो इवन जो डेविड हॉल्डन है, उसकी इंडक्शन जो हुई वो भी ईएन के ज़रिए हुई, कि उसको किसी इंटेलिजेंस वालों ने कहा था कि उसको आपने एडजस्ट करना है। तो ओवरऑल ये एक संडे टाइम के लिए भी बड़ा एक्सपीरियंस था, कि जो चीज़ें उनके अपने नॉलेज में नहीं थी, कि उनका एक जो फ़ॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट का एक पूरा जो एक रैकेट था, यानी कि वो एक इंटेलिजेंस वाले चला रहे थे। और अब यह है कि इसमें यह भी सबक है। अब ये देखें कि हमारा कोई अपना कोई कुलीग जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, हम जब डेथ हो जाती है हम कहते हैं यार हम उस पर बात नहीं करते। इन्होंने यानी कि 48 साल बाद ये सॉल्व किया है। ऑब्वियसली ये सारे अमल में डेविड हॉल्डन जो है वो एक विलन के तौर पे आ रहा है, लेकिन उन्होंने इसको सॉल्व किया है। अब इसको सॉल्व करने का एक सबक ये भी है कि उसमें जो बाकी जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए भी सबक होता है, कि अगर हम कोई इस तरह के काम करेंगे तो हम किसी ना किसी दिन पकड़े जाएंगे। तो ओवरऑल ये है कि तारीख़ जो है वो किसी को माफ़ नहीं करती, और जो सच है वो किसी न किसी टाइम पे सामने आ जाता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी गुफ्तगू। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।